अहिर रेजिमेंट की स्थापना क्यों होनी चाहिए, आप इस पे मुझे बताइए। हाँ, ये लोग कभी अहिर कभी संगठित हो गया हथियार के साथ तो तुम्हारे खिलाफ बगावत कर सकता है। जो मैं आंदोलन में किया था कि जातिगत रेजिमेंट खत्म होनी चाहिए और जातिगत रेजिमेंटों को नहीं तोड़ती है तो फिर अहिरों की भी रेजिमेंट जोड़ दी जानी चाहिए। अपनी स्थिति का फायदा उठा करके अहिर रेजिमेंट का भारतीय सेना में गठन करा दे या जातिगत रेजिमेंटों को तोड़वा दे, अन्यथा तो वही मिट्टी के मादो है, ऐसे ही रहे वो सदा मेरे साथ। तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी हो गई 68। और एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ कितने साल की रही? एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ तो अब भी है, कोई टिकट दे तो। अच्छा, मतलब है हाँ, कोई आंदोलन करे, कोई मुद्दे पर आंदोलन, अभी जैसे हमारे अहिर रेजिमेंट का आंदोलन चल रहा है। हाँ। तो उसमें मैं गया बिना बुलाए। अच्छा। उस आंदोलन को समर्थन दिया, वहाँ बोला भी मैं। अब कोई नहर के पानी पर हरियाणा में देश में कहीं भी कुछ करेगा तो मैं तो उसमें रहूंगा। एक एक्सरसाइज करते हैं अभी, जैसे क्यों होनी चाहिए अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट की स्थापना क्यों होनी चाहिए, आप इस पे मुझे बताइए। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में रेजिमेंटों का गठन किया था जी, कि जो वर्तमान सेना है इसका गठन अंग्रेजों ने किया था जी। तो अंग्रेजों को पता था कि ये हिंदुस्तानी जो लोग हैं ये तुम्हारे लिए कुर्बानी नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेजों के लिए लड़ना, अंग्रेजों के लिए मरना, इनके लिए क्यों लड़े भाई? हाँ, क्यों लड़े, अंग्रेजों के लिए विदेशी हैं। तो इन्होंने हिंदुस्तानियों को पूरी तरह से लड़ने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, तैयार करने के लिए उनका अपनी फौज का गठन जातिगत आधार पर किया। मराठा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, वो महार जी। तो ये उन्होंने ऐसे किया। डोगरा रेजिमेंट कि भाई सवाल तो गोरखा की इज्जत का है, हाँ। सवाल जाट की आन का है, सवाल सरदार की, वो ताकि वो उस भावना में भड़क करके लड़ पड़े और लड़के वो कुर्बानी दे दे। अच्छा। तो अंग्रेजों का एक मकसद था, शाने थे ना वो, शाने थे। तो उन्होंने इससे तो कायदे से तो ये था कि अगर आज़ादी के बाद हुक्मरानों की नीयत साफ होती तो वो भारतीय सेना से जातिगत रेजिमेंटों को खत्म कर देते और उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों के नाम पर कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। शिवाजी के नाम पर, राणा प्रताप के नाम पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राणा प्रताप को बेशक राजपूत कुछ भी कहें, लेकिन हम तो उनको भारतीय गौरव मानते हैं, शिवाजी को भी मानते हैं। तो ऐसे नाम पे रखते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, या और नाम रख देते कोई 1 2 3 4, लड़ते नहीं ना लोग। लेकिन जात अब तो देश के लिए लड़ेंगे ना। अब तो देश हमारा है, अब देश अंग्रेजों के तो गुलाम थोड़ी है। अब जरूरत नहीं है ना इस चीज की। तो अहिर रेजिमेंट खत्म किसने की? अहिर रेजिमेंट थी नहीं कभी, अंग्रेज को बनाते, क्योंकि वही तो दिक्कत है। 57 में जो गदर हुआ था ना नसीबपुर में, उसने कुछ किया या ना किया, एक काम तो कर दिया कि अंग्रेजों को बायस कर दिया कि ये लोग कभी अहिर कभी संगठित हो गया हथियार के साथ तो तुम्हारे खिलाफ बगावत कर सकता है। अच्छा। ऐसी एक घटना हैदराबाद रेजिमेंट के साथ हो गई। हैदराबाद रेजिमेंट में अहिर होते थे, वहां हो गई थी बाहर सिंगापुर में, वहां पर भी एक टुकड़ी बगावत कर गई थी अंग्रेजों से। तो कुछ ऐसे उदाहरण थे अहिरों के कि ये बगावती हैं, ये तुम्हारे खिलाफ हमेशा मौका मिलते हथियार लेके खड़े हो जाते। तो वो तो अंग्रेजों ने नहीं किया। अच्छा, अहिर रेजिमेंट नाम की कोई चीज बनाई नहीं? नहीं, कभी नहीं बनी अहिर रेजिमेंट। अच्छा, हैदराबाद रेजिमेंट में हम लोग थे। अच्छा, अब हमारी डिमांड हो रही है कि अहिर रेजिमेंट। नहीं, हमारी डिमांड ये नहीं है। मैंने तो, मेरा सन 1983 में सुरेंद्र प्रताप सिंह एडिटर होते थे, कलकत्ता से निकलता था। एसपी सिंह आज आज नहीं, रविवार। हाँ, रविवार और संडे 2 मैगजीन निकलती थी आनंद बाजार पत्रिका की। तो रविवार में मैं लिखा करता था। तो रविवार में मेरा एक लेख छपा था कि जातिगत रेजिमेंटों का अब सेना में औचित्य क्या है। अच्छा। उसमें मैंने ये लिखा था जातिगत रेजिमेंट खत्म की जाए, क्योंकि जहाँ जाति नहीं है, नेवी में, एयरफोर्स में या आर्मी के ही और सेक्टरों में, तो वहाँ कौन सी परफॉर्मेंस करो। अब आप कह रहे हैं कि रेजिमेंट बननी चाहिए? नहीं, हम ये कहते हैं, अभी मेरी मांग तो यही है। मैंने यही कहा वहां पर भी, कहा जो मैं आंदोलन में किया था कि जातिगत रेजिमेंट खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार किन्हीं भी कारणों से मजबूती नहीं दिखाती है, साहस नहीं दिखाती है और जातिगत रेजिमेंटों को नहीं तोड़ती है तो फिर अहिरों की भी रेजिमेंट जोड़ दी जानी चाहिए, ये मांग थी और ये आज भी मांग है। तो यहाँ तो अब तो केंद्र में मंत्री हैं बहुत बड़े, अपने राव इंद्रजीत जी, काफी चलती बुलती है, तो वो बनवा नहीं सकते एक रेजिमेंट? इंद्रजीत भी है, भूपेंद्र सिंह भी है, वो तो और भी बड़े मंत्री हैं, और सुधा भी बन गई है पार्लियामेंट्री। तो वही तो, अब इनका ये जब भी मंत्री बनते हैं तो इनका स्वागत सम्मान बहुत होता है कि भाई हमारा व्यक्ति जो है आज केंद्र में मंत्री है, आज हमारा व्यक्ति क्या भाजपा जो राष्ट्रीय
पार्टी है और जिसका देश में राज है, उसके संसदीय दल के 10 लोगों में बैठा हुआ है, तो खूब सम्मान होता है, लोग उसके जलसे करते हैं, माला पहनाते हैं, इकट्ठे होते हैं। लेकिन वो सम्मान तो तब फलित होगा जब ये लोग जो है अपने पदों का, अपनी स्थिति का फायदा उठा करके अहीर रेजिमेंट का भारतीय सेना में गठन करें या जातिगत रेजिमेंटों को तोड़वा दें। अन्यथा तो वही मिट्टी के माधो हैं। मंत्री बनने से इस क्षेत्र को क्या फायदा है? संसदीय बोर्ड का मेंबर बनने से क्या फायदा है? फायदा तो तब है ना जब आप ये जो आंदोलन चल रहा है उसको मूर्त रूप दें। आप इस स्थिति में हैं। अब 10 बीजेपी के लोग बैठते हैं, उसमें से एक हमारा बैठा हुआ है। अब बड़ी पार्लियामेंट 10 में से एक है। कितना बड़ा देश है। मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है, इंद्रजीत राज्य मंत्री है, उससे बड़ा मंत्री गडकरी जी को बाहर कर दिया उसमें। हाँ, गडकरी संसदीय बोर्ड से चले गए, वहां सुधा गई है जब गडकरी हटे हैं। कितनी बड़ी चीज है। तो वहां वो तो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। मंत्रिमंडल भी एक बार कम हो सकता है, लेकिन संसदीय बोर्ड तो बहुत ऊपर है। अगर वहां सुधा पारित करवा देती है, उनको मना लेती है कि भाई या तो जातिगत रेजिमेंट तोड़ दीजिए या हीरो की भी जोड़ दीजिए, तो सुधा जी का स्वागत करने की बात होती है। उससे पहले तो कोई खास बात नहीं है। अच्छा रघु जी, अब 3-4 बातें बता दीजिए। बहुत मैंने मेरे ख्याल से आपको बहुत बुलवा दिया है। नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये जो पूछ ही लेता हूं मैं, जाटों और अहीरों में एक प्रेम तो नहीं कह सकते कोई हरियाणा में फिलहाल है। दोनों जातियां कृषि जातियां हैं, लेकिन दोनों को एंटी किसने किया एक दूसरे के? देखिए, छोटू राम जी थे, सर छोटू राम यूनियनिस्ट पार्टी में थे। उस समय अहीर सारा छोटू राम जी के साथ था। अच्छा, बिल्कुल। हमारा जो आम किसान था, कुछ लोगों को छोड़ दिए, युद्ध विरोध में कोई हो सकता है, सब छोटू राम जी के साथ थे। अच्छा, ये पूरा अहीर बिरादरी छोटू राम के साथ थी। अच्छा, खुद मैंने अपने फादर को, दादा को, सबको सुना है। बिल्कुल, छोटू राम का बहुत सम्मान था इस क्षेत्र में। अच्छा। किसानों में सम्मान था, उसको किसानों का मसीहा मानते थे। अच्छा जी। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं वो बात है, कुल मिला के अहीरों की नहीं, अहीर गैर जाट और जाट की बात भी है। अच्छा। क्योंकि अब राजनीति जो करते हैं ना, वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। अब अगर कोई सीएम बन करके वो जाट है और वो 736 में से 700 जाट लगा देगा, तो उसका संदेश क्या जाएगा? नेचुरली दूसरे लोग कहेंगे कि वे तो जाटवाद कर रहे हैं। हालांकि ये मतलब प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब से आरक्षण लागू है, ठीक है, उतना तो छोड़ना ही। हाँ, नहीं, कन्फेड में ऐसा किया, रघुवीर काद्यान था, कन्फेड में ऐसा किया उसने। तभी तो आपके इस्तीफे को ये कहा जाता ना कि आपने रघुवीर काद्यान के उससे परेशान होकर दिया। नहीं, रघुवीर काद्यान से क्या परेशानी, उससे क्या परेशानी मेरी? वो तो एक देवीलाल का मंत्री तो था ही, और क्या था? रघुवीर काद्यान से कोई परेशानी नहीं थी। रघुवीर काद्यान जो कर रहा था उससे परेशानी थी। उससे परेशानी थी। अच्छा, मतलब आप ऐसे ही वो वीरेंद्र सिंह था नारनौद वाला, उससे परेशानी थी मुझे। वो बिजली था ना, बिजली का था, उसका भी यही चक्कर था। ये चक्कर थे सारे। मेरा देवीलाल से तो कोई डायरेक्ट था ही नहीं। देवीलाल तो मुझे मंत्री वगैरह सबको बनना। यादों और जाटों में ये जो फ्रैक्शन आप दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, अब आप इसको मानते हो कि ये 35 बनाम 1 का मामला बना दिया गया? हाँ, 35 बनाम 1 को कर दे, ऐसा भी किया। ऐसा मतलब जाटों के खिलाफ खड़ी कर दी, जाटों के खिलाफ है, जाट को। लेकिन ऐसा बात एक है, जाट दबंग कौम है, मेहनती कौम है, मुंहफट कौम है, और कुल मिलाकर के बड़े ईमानदार लोग हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उनसे किसी भी किसान बिरादरी का कोई विरोध होना नहीं चाहिए। अच्छा। और मुझे लगता है कि अगर इसको जाट नेतृत्व भी इस बात पे सोचे, तो फिर दूसरे लोग भी सोचेंगे। अच्छा रघु जी, दुराव नहीं होना चाहिए। जैसे आपने जिंदगी भर चुनाव लड़े जी, आप हारते गए, फिर भी लड़ते रहे जी, जी, एक बार जीते, फिर वो भी छोड़ दिया। जी, जी। और हमेशा कहा जाता है राजनीति में कि जो आदमी चुनाव लड़ता है ना, नेता तो वही है जी। हार जीत मायने नहीं रखती। लेकिन आजकल तो उसी से मानते हैं नेता बड़ा कि वो 6 बार जीत गया, 5 बार जीत गया। आगे हो सकता है उसको उसके इलाके से बाहर लोग जानते ही ना। तो अभी जो हरियाणा में राजनीति बहुत पसंद करते हैं, तो जो यूथ राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए क्या रघु यादव एक रोल मॉडल हो सकता है? देखिए, पहली बात, मैंने जीतने हारने के लिए चुनाव लड़ा ही नहीं कभी। अच्छा। कभी भी नहीं लड़ा। उन परिस्थितियों में भी लड़ा जब मुझे पता था कि हार के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, वो पता होता है पता था कि हार रहे हैं, लड़ते थे, और पूरी ईमानदारी से, पूरा पसीना, पूरा जो भी अपने पास सारी शक्ति लगा करके, पूरा समझ लो।
तो क्यों मैं ऐसे करता था, जैसे कि बचपन में हम खेला करते थे, कबड्डी भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, और टीम भी होती थी, वॉलीबॉल में भी होती थी। कभी हम हार जाते थे, किसी दिन हम जीत जाते थे। हार जाते थे तो उस समय क्षणिक थोड़ा लगता था कि यार हम हार गए, क्योंकि अव्वल जब खेल खेल रहे हैं तो जीतना तो सभी चाहते हैं। तो बस वो मैदान में जब तक रहते थे तब तक लगता था कि हम हार गए। मैदान से जैसे ही घर की ओर रवाना होते थे तो ध्यान ही नहीं रहता था कि क्या हुआ। अगले रोज पूछो तो बस यही होता कि हम 3 बजे खेलना शुरू हुए तो रात तक खेलते रहे, यही ध्यान रहता था। वही भावना मेरी इसमें रही कि चुनाव को मैं जनता से संवाद का, संपर्क का एक बहुत बड़ा उत्सव मानता था। अच्छा, वही मेला है ये तो। हाँ, मेला है, इसमें लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, वही भावना रही। तो हार का कोई फर्क ही नहीं पड़ा कभी। मैं तो जीत के भी ऐसे सोया, हार के भी ऐसे सोया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और अब भी मौका लगते ही फिर लड़ेंगे, फिर मिलेंगे लोगों से, नई पीढ़ी से बात करेंगे। तो मेरे को खेल है ये, हार जीत का कोई लेना देना है। जीत तो अगर मैं जीतता तो लोगों को फायदा होता, हारने से मुझे कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे पास तो दाल रोटी और छप्पड़ सब कुछ है, कोई दिक्कत ही नहीं। मुझे किस लिए MLA बन जाऊं, MP बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं तो 100 परेशानी मुझे हो जाए। किसी का तबादला करो, किसी के थाना के फ़ोन करो, विधानसभा की तैयारी करो, बोलो। अब कोई तैयारी, मैं मस्त हूँ, मन में आता है जो पढ़ता हूँ, मन में आता है जो लिखता हूँ। अब तो मेरा आनंद ही नहीं है, जीवन में आनंद ही अब मिला है। आनंद है, जीवन आनंद है, बहुत मौज है। क्या जी? अच्छा, जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, यूथ, उनको रघु यादव आपके नाम अगर लिखना चाहे कुछ, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरे हरिभूमि टीवी के माध्यम से, धर्मेंद्र कवारी के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग आ रहे हैं राजनीति में? बस खेल के रूप में लीजिए राजनीति को भी, व्यवसाय के रूप में नहीं। और हार जीत पे ज्यादा जीतने के लिए ही आइए। चुनाव बहुत महंगे हो गए रघु जी, चुनाव बहुत महंगे हो गए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगे चुनाव अगर आप महंगाई से लड़ेंगे, पैसे के बल पे लड़ेंगे, तो कभी जो स्थापित लोग हैं उनको नहीं हरा पाएंगे। अच्छा, कि उन्होंने अथाह कर लिया है, उस दौड़ में वो आपको कभी टिकने ही नहीं देंगे। तो कैसे हराया जा सकता है उनको? आप हराइए आम आदमी के रूप में। अच्छा। सीधा जनता से संपर्क, अपने संघर्ष, अपने मुद्दों के रूप में। अगर नए लोग आना चाहते हैं तो वो ये मान लें कि उन्हें साधन के बल पे नहीं लड़ना है, उन्हें पैसे के बल पे नहीं लड़ना है, समाधान के लिए संघर्ष भी करना है। वो पहचान बननी चाहिए और उसी पे उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो साधन और पैसे के बल पे उनका मुकाबला करना चाहेंगे तो फिर उनको घर ही बैठना ठीक है। अच्छा, नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपार हो गया उनके पास। तो थके नहीं क्या आप? इतना थकान किसकी है? कोई थकान किस बात की? मुझे थकान होती नहीं। मैं आपके आने से पहले 5 किलोमीटर घूम चुका हूँ। अच्छा। मैं 10 किलोमीटर तो कम से कम रोज घूमता ही हूँ। आपको नहीं लगता कि आपको पूरे हरियाणा में एक बार निकलना चाहिए? निकलना तो चाहिए, पर निकलने के लिए कोई 4 आदमी तो चाहिए ना। नहीं, आप और मैं चलते हैं दोनों? हाँ, तो बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल, हाँ, निश्चित। अब मेरी आल्टो में आइए। हाँ, हम दोनों हर हल्के में संवाद करते हुए चलते। बिल्कुल, और हर हल्के में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हम साथ चलें पहले, वो नहीं तो उनके पिता। मुझे तो कोई चुनाव लड़ना नहीं है, मुझे तो जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ना है। और मुझे भी लड़ना है, चुनाव तो लड़ना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से अवेलेबल होगा वहां से लड़ लेंगे। क्या जी? लोगों से संपर्क करना है, इसी का एक हिस्सा रहेगा मेरा चुनाव भी इसी संपर्क का हिस्सा रहेगा। रघु जी, आप है ना मस्त आदमी। हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आनंद है, जीवन आनंद है। अच्छा, मेरे को अच्छा परिवार मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है। तो आप जब मैंने आपको कॉल किया जी, तो आप क्या सोच रहे थे? कोई आएगा क्या? एक थोड़ा सा संपर्क तो ऐसे मन में तो कल्पना होती है ना। नहीं, मैंने इस तरह के इंटरव्यू के बारे में नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। दरअसल में कोविड जब से शुरू हुआ तब से मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया। अच्छा। और तब वो ना मिलना जारी है, वो ना मिलना जारी है अभी तक। तो मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। लोग संपर्क करना चाहते हैं, फोन करते हैं, आ जाते हैं, तो मैं उनको अवॉइड ही करता हूँ। मैं अकेला ही रहता हूँ मस्ती में। अच्छा। आपने जब फोन किया तो मैंने कहा चलो इस बहाने से एक संवाद हो जाए। दोस्तों, कैमरे की बैटरी ड्राई हो गई है। इतनी बातें की है रघु यादव जी से, और मुझे लगता है कि आप पर महीने 2 महीने में बैठ ही लेना चाहिए। बिल्कुल, स्वागत है आपका। क्योंकि जो आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ रखा है वो कमी सी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, आपसे बातचीत करने का मतलब ही है कि एक व्यापक बता दे दर्शक वर्ग से बात। रघु यादव अभी जिंदा है। रघु यादव तो जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। क्या जी? ये शरीर आया चला जाएगा। दोस्तों, रघु यादव अभी जिंदा है और बहुत मस्त है और बहुत फिट है। और अब तक के जितने पॉलिटिकल इंटरव्यू मैंने किए हैं दोस्तों, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, बहुत आनंद आया है मुझे इसमें। और मेरे ये जब तक हम रहेंगे तब तक हमारी मुलाकातें होती रहेंगी।
और अगली कड़ी में मैं इनका ये लास्ट इंटरव्यू नहीं कहूंगा, हम मिला करेंगे। और मैं 4 लाइन बोल के खत्म करूं। जी बताइए जी। कल जिस ठोर खड़ी थी दुनिया, आज नहीं उस ठाव है। कल जिस ठोर खड़ी थी दुनिया, आज नहीं उस ठाव है जी। जिस आंगन थी धूप सुबह, उस आंगन अब छांव है। प्रतिपल नूतन जन्म यहाँ पर, प्रतिपल नूतन मृत्यु है। देख आंख मलते मलते ही बदल गया सब गांव है। तो बदलता रहता है। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों। रघु यादव जी से कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, रघु यादव जी से उसका जवाब देंगे। हमारी अगली मुलाकात भी जरूर होगी। जब भी मैं रेवाड़ी आऊंगा रघु यादव जी के पास चाय पीने जरूर आया करूंगा, ऐसी एक दिलचस्प बात रिकॉर्ड किया करूंगा। और ये हरियाणा का सौभाग्य है कि रघु यादव जी जैसे नेता हरियाणा में हैं, क्योंकि चुनाव जीतना ही जिंदगी का मकसद नहीं है, चुनाव लड़ना भी जिंदगी का एक मकसद है। और जो नेता वही होता है जो चुनाव लड़ता है, हार जीत कोई मायने नहीं रखती है। शुक्रिया रघु जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।